નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો? મજામાં ને? આપણે ધોરણ 8 ધોરણ 9 ની અંદર આગળના લેક્ચરની અંદર આપણે પ્રકૃતિ વિશે જે વાત કરતા હતા, પ્રકૃતિની અંદર પ્રકૃતિના બે મતલબ થાય વિદ્યાર્થી. એક માણસનો સ્વભાવ અને એક પ્રકૃતિ જે કુદરતી જે કહી શકાય કે ઈશ્વરે જે નિર્મિત કરેલ જે પ્રકૃતિ છે, આ બે વસ્તુઓને સમજવી મુશ્કેલ. એક માણસના સ્વભાવ અને ઈશ્વર નિર્મિત જે કહી શકાય પ્રકૃતિ, આનો આહલાદ જે આનંદ જે કહી શકાય કે જે આપણે લેવાનો હોય. આગળના પીરિયડની અંદર આપણે જોયું ગુલમર્ગ કી ખિડકી સે એક રાત. આ પ્રકૃતિનો જે દ્રશ્ય જે છે એ પ્રકૃતિના દ્રશ્યની અંદર લેખકને જે આનંદ થયેલો છે, આપણે એ પ્રકૃતિથી માણસ જો આનંદિત થાય છે તો માણસના સ્વભાવથી એ પણ એક પ્રકારની પ્રકૃતિ જ છે. માણસના સ્વભાવથી માણસ આનંદિત થતા હોય. બંને વસ્તુ જેમ કહી શકાય જોવાની, ઈશ્વરની નિર્મિત જે પ્રકૃતિ જે છે જોવાની ક્ષમતા માણસની અંદર કેટલી છે, કેવી છે. ગુલમર્ગને આપણે જોઈએ છીએ કે કાશ્મીરનું એક પ્રાકૃતિક સ્થાન જે છે, પ્રાકૃતિક સ્થાનની અંદર પ્રકૃતિના જે દ્રશ્ય રચાયેલા છે, એ મોહન રાકેશે જે પોતાના યાત્રા વૃતાંતના સમયે એને જે આનંદ થયેલો, એને જે ત્યાંનું દ્રશ્ય જે જોયેલું છે, એ દ્રશ્ય આપણા સમક્ષ એને મૂકેલું. હવે આગળના પીરિયડની અંદર આપણે ટેક્સ્ટની અંદર બે પેરેગ્રાફ આપણે જોયા. વિદ્યાર્થીઓ તમારે ટેક્સ્ટ ખોલી રાખજો. ટેક્સ્ટના પેજ નંબર 31 ઉપર પાઠ 8મો છે, ગુલમર્ગ કી ખિડકી સે એક રાત. એમાં બે પેરેગ્રાફ આપણે આગળના પીરિયડની અંદર જોયા. એ પછી આગળ આપણે જે વધવાનું છે, હું અહીંથી તમારા સમક્ષ વાંચન કરતો જઈ અને તમે લોકો તે તમારી ટેક્સ્ટની અંદર નજર રાખજો. સ્વાભાવિક અને સહજ રીતે હું સમજુ છું તમારી વ્યથા કે પ્રકૃતિનો પાઠ છે એટલા માટે થોડા છે તમારા ચહેરા ઉપર કંટાળો પણ જોવા મળે છે. પણ કંટાળો દૂર કરો. ક્યારે પણ જીવનની અંદર આપણે કંટાળો કરવાનો નાસીપાસ નહીં થવું. ખાસ કરીને આપણા સમક્ષ એના પછી આગળ આપણે વધીએ છીએ. લેખક જે પોતાનું જોયેલી જે રાતનું જે દ્રશ્ય છે, એ દ્રશ્યનું વર્ણન કરે છે. તો ધ્યાન રાખજો તમારા ટેક્સ્ટની અંદર, मगर बाद में महीनों वहां रहने पर एहसास हुआ कि पहली बार तो क्या, बाद में भी कभी उस स्थान को पूरा नहीं देख पाया, उसे पूरा कभी देखा ही नहीं जा सकता. लेखक ने यहाँ जो देखा हुआ, एक महीने के बाद उसे एहसास, तसल्ली जो हुई, उन्होंने सोचा कि बाद में कभी उस स्थान को, प्रकृति का स्थान है जो पहली बार आप जो देखते हैं वो अधूरा ही रह रहा था. इसलिए लेखक ने यहाँ जो बताया कि उस स्थान को मैंने पूरा देख ही नहीं पाया और देख भी नहीं सकता. આવું શા માટે થાય? એક મિત્રો ખાસ ધ્યાન રાખજો, પ્રકૃતિના દ્રશ્ય ક્યારે પણ એક સમાન હોતા નથી. તમે પહેલી વખત પ્રકૃતિના દ્રશ્ય જોવા ગયા હોય, ફરી પાછું એ જગ્યાએ જાઓ તો બંનેની અંદર ફરક હોય છે અથવા તમને અધૂરું લાગે છે. इसीलिए यहाँ कहा है कि पूरा कभी नहीं देखा जा सकता.
शायद यही कारण है कि गुलमर्ग में रहकर वहां के साथ व्यक्ति की आत्मीयता धीरे धीरे इतनी गहरी हो जाती है कि वह अपने को भी उस सपाट मैदान के एक हिस्से के रूप में ही देखने लगता है। कांपती तितलियों, उठते बादलों और बर्फ से चमकती पहाड़ियों की तरह। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हम अनजान स्थान पर जब भी जाते हैं तो वहां के लोगों के साथ हमें आत्मीयता का मतलब है अपनापन। यहां जो बताया अपनापन, जो अपनेपन का उसे एहसास जो होने लगता है। और गुलमहर का जो दृश्य है वहां सपाट एक मैदान हरियाली से छाया हुआ है और जो भी लोग वहां जाता है, वहां ठहरता है तो उसका एक भाग बन जाता है। और वहां के दृश्य में कांपती तितलियां उन्होंने देखी, बादलों को इस तरह से इधर उधर गिरते चलते उन्होंने देखा। दूसरी बात बर्फ हिमालय दिशा के कश्मीर में जो लोग, तो बर्फ जो है वो पहाड़ पर जब भी लग जाते हैं तो वो पहाड़ चमकने लगता है। इस तरह का दृश्य लेखक ने वहां उन्होंने देखा। दूसरी ओर वहां वह पूरा विस्तार जिसमें वह स्वयं भी रहता है, उसे अपने में समय ऐसा लगता है। सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों संध्याएं, घना कोहरा, पीली धूप और सब कुछ। इसलिए जब व्यक्ति गुलमर्ग से चलता है तो एहसास होता है अपने से ही बिछुड़ने का, अपने उस रूप से जो कि इतना परिचित होते हुए भी सदा अपरिचित बना रह जाता है। यहाँ जो लेखक ने तो बताया हुआ कि दूसरी ओर एक खास विद्यार्थी मित्रों अपने पास एक प्रश्न भी, और शब्द जैसे और शब्द अन्य अर्थ है और शब्द तरफ बाजू के अपने इस तरफ एक और विस्तार वहां छाया हुआ, उसमें स्वयं वो खुद रहता और वहां रहने के बाद उसे अपनेपन का, उसमें शायद वह मैदान बन गया हो, उसमें समाया हुआ, ऐसा लेखक हो। वहां का जो सूर्योदय है और सूर्यास्त, सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों संध्याएं, उषा और संध्या जिसे हम कहते हैं, सूर्यास्त का पहले का समय जो होता है उसे हम संध्या कहते हैं। सूर्योदय से पहले का जो थोड़ा सा समय जो होता है उसे हम उषा कहते हैं। ये दोनों संध्याएं, उन दोनों ने घना कोहरा, कोहरा का मतलब है कुहासा, यहां दोनों अंधकार से भरे हुए। दूसरी बात, संध्या के समय और उषा के समय पीली धूप, पीलो धूप, तड़को दिया पीड़ास तड़को सब कुछ। व्यक्ति गुलमर्ग में जब चलता है तो उस वक्त उसे अपने मन का जो एहसास होने लगता है। और वहां से निकलने के बाद गुलमर्ग प्रकृति का जो स्थान है उसे छोड़ने की यहां उन्होंने जो बात बताई, बिछड़ना और अपने उस परिचित, अपने मन का जो उन्होंने परिचय वहां बना दिया है, तो फिर भी वह सदा अपरिचित ही बन जाता है, जानते हुए भी अनजान बन जाता है। ऐसा ही गुलमर्ग स्थान, गुलमर्ग में अपने फूल बनकर उठते हैं,
हरियाली के आर पार लाल लाल छतों के ऊपर आकाश में आंखें मुग्ध होकर देखती रहती हैं और फूलों में नए नए रंग भर जाते हैं। वातावरण में नई नई कोपले खुद जाती हैं। गुलमर्ग में सपना फूल बनकर रह जाता है। आपने जो स्थान देखा, जिस प्रकार से बाग में फूल जब खिलता है और खिलने के बाद वह उसकी जो सुंदरता है वो नष्ट हो जाती है, वैसे ही आपने प्राकृतिक सौंदर्य का जो आनंद जो लिया हुआ वो आनंद थोड़ी देर के फिर बाद में वहां जाओ तो वहां दूसरा फूल और दूसरा सौंदर्य। हरियाली चारों ओर छाई हुई, लाल लाल छत उसके ऊपर है, आकाश में छाई हुई। आपकी आंखें उसे देखने के बाद आश्चर्य में ही पड़ जाती है। वहां के जितने भी जो फूल हैं वो नए नए रंग से भर जाते हैं और वहां का वातावरण जो है उस वातावरण के जरिए ही नई नई कोपले फूटती है, नए नए पत्ते वहां जिसे कहते हैं नए नए पत्ते वहां निकल आते हैं। हर क्षण एक नए अनुभव, नए रोमांच की सृष्टि है होती है। हर क्षण आप थोड़ी थोड़ी देर के बाद वहां का अनुभव जो प्राप्त करते हैं, वहां का जो रोमांच जो है, आनंद जो है, वहां की सृष्टि ही सारी अलग है। बादलों के पोर्टिको के नीचे लोग बाहें फैलाए घास पर बैठे। बादलों के पोर्टिको बरामदा कहते हैं। बरामदे की यहाँ पर बरामद एक आनो આપણે ચલ આપણો जो भाग હોય ठीक वैसे यहाँ हरियाली का जो मैदान है उसके ऊपर बादल है, उसका आंगन उन्होंने यहाँ बनाया हुआ है और उस आंगन में वह जितने भी लोग हैं वो अपने दोनों हाथ फैलाए हैं। ये बादलों को स्पर्श करने की यहाँ बात है। एक बात विद्यार्थी मित्रों कह लो कि અહીં लिखो है कि लोग बाहें फैलाए घास पर बैठे, घास हरियाळू मैदान से घास पर बैठेला लोग तो वादळ एना तरफ આવતા હોય એવો અનુભવ, એવો અહેસાસ એને જે થાય છે। પણ સાથે જ વાદળોનો સ્પર્શ, આ તો ગુલમર્ગ, આપણે જે ગુલમર્ગની જે વાત કરીએ છીએ, પણ એક ગિરનાર, જૂનાગઢનો જે ગિરનાર છે, ગિરનાર ઉપર તમે અત્યારે ચડો અને ગિરનારની ટોચ ઉપર તમે હોય એટલે વાદળો તમને સ્પર્શ કરીને જાય, ભેજવાળા વાદળો હોય છે, તમે આખા પર આ આનંદ લેવા માટે આગળ જઈએ। दूर दूर तक सैलानियों की पंक्तियां घोड़े दौड़ाती नजर आती, रंगों के कुछ बिंदु हरियाली के पट पर जहां तहां छिपके सहसा प्रकाश से नन्हे नन्हे पारदर्शक बूंदे पड़ने लगे। दूर दूर तक सैलानियों, सैलानियों का मतलब है घूमने फिरने आए हुए लोग, घूमने आए हुए लोग है उसे में सैलानी। और पंक्तियां का मतलब है हार, लाइन, आप गुजराती में लाइन में तो घोड़े यहाँ जो है कि घूमने आने वाले लोग हैं वो घोड़े पर बैठते हुए वो पंक्तियों में नजर आते हैं। रंगों के जो कुछ बिंदु, ये हरियाली जो मैदान जो है उसके पट पर जहां तहां गिरते हैं, सहसा प्रकाश से नन्ही नन्ही पारदर्शक बूंदे पड़ने लगती। एकाएक, सहसा का मतलब एकाएक, एक प्रकाश के जरिए आप जो देख सकते हैं तो छोटी छोटी बूंदे पारदर्शक आप बूंदे वहां देखते हैं। रंगीन बिंदुओं का पूरा विस्तार एक बार सिहर जाता है और अपने को समेटने लगता है। हरियाली का सपना कुहासे के फूल में बदल जाता है। रंगीन बिंदुओं का पूरा जो चारों ओर विस्तार है चारों तरफ फैल जाता है और अपने को समेट आप उस मैदान में, उस प्रकृति के दृश्य
भविष्य अपने आप में समेट लेगा। हरियाली का जो स्वप्न जो है एक कोहरा बनकर एक फूल में बादल बन जाता है और मैदान सुरमय आभा हो जाएगा। वहां का हरियाली का जो मैदान है वो आनंदित सुंदर गगन जो है वहां उतर अब चारों तरफ धुंध ही धुंध और बेबस होकर फैली पगडंडियों की पतली पतली नरम बाहें। जब तक बादल बरसेगा बाहें फैली रहेगी, ऐसी ही कोमल, विस्मृत और निराल। अब चारों तरफ आप देखते हैं धुंध ही धुंध। धुंध का मतलब है अंधेरा। लाचार होकर पगडंडिया, पगडंडिया का मतलब है गुजराती में पकेड़ी कहेवाय। पग થી ચાલવાની કેવી નાની અમથી હોય और उसी पगडंडिया पतली पतली नरम बाहें, पतली पतली नानी नानी और छोटी छोटी ये पगडंडिया है, उस पर बादल बरसेंगे। वहां सुंदरता जो है आश्चर्य से आप प्रगाव हो जाएंगे। सूरज चमकेगा तो फूल में से नया सपना जन्मेगा। आकाश में बादलों के नन्हे नन्हे द्वीप इधर उधर भटकते फिरेंगे। भेड़ों और बकरियों के रेवड़ पगडंडियों पर टक जाएंगे। दिन तब रात की प्रतीक्षा करता सा प्रतीत होगा। रात आएगी तो सब कुछ खामोश हो जाएगा। मैदान की वह खामोशी भी जो दिन के समय इतनी वाचाल हो जाती है। यहाँ का दृश्य जो मैंने बताया कि सूरज जब निकलेगा फूल में से नया जन्म होगा। આપણે સ્વાભાવિક છે સવારનું વાતાવરણ હોય બાગની અંદર જોઈએ તો ફૂલ કેટલા આકર્ષિત આપણે એના તરફ થાય એવા એના સુંદર રંગો હોય એ રીતના ખીલેલા હોય। આકાશની અંદર બાદલ नन्हे नन्हे द्वीप पहाड़ के समान इधर उधर भटकने लगते हैं, फिरने लगते हैं। भेड़ और बकरियां, रेवड़, रेवड़ का मतलब है समूह। जो भेड़ और बकरियों के समूह जो है वो समूह पगडंडिया पर जब चलते हैं और दिन तब रात की, दिन जो है वो रात की प्रतीक्षा करता है, ऐसा एहसास हो रहा है। रात आएगी सब कुछ खामोश हो जाएगा, क्योंकि वहां का अंधेरा जो है उस अंधेरे में मैदान वहां का खामोशी से भरा हुआ। अब यहाँ चहल पहल हो रही है, इधर उधर सब लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। यहाँ का मैदान जो है वाचा वाणी से भरा हुआ, लेकिन रात के समय ये खामोशी में छा गया। गुलमर्ग की वह रात मुझे कभी नहीं भूलेगी। मैं होटल की खिड़की में खड़ा था। दूर बहुत दूर सामने से एक बरसाती घटा मेरी तरफ बढ़ती आ रही। जब रात के समय में गुलमर्ग के स्थान पर लेखक एक होटल पर जब ठहरे थे तो उस खिड़की से वह बाहर ये दृश्य देख रहे। दूर से सामने से एक बरसाती घटा बादलों में से बरसात आ रही थी और लेखक की ओर उस खिड़की की ओर जब आ रही थी, मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि कब वह मुझ तक पहुंचे और मुझे अपने में लपेटे। लेखक इसका इंतजार कर रहे थे कि ये बादल मुझ पर कब बरसे। बरसाती घटा में गिर जाने से बड़ा सुख मैंने बहुत कम जाना है। घटा ऊपर से धीरे आए और व्यक्ति को छोटा करके उस पर छा जाए, यह इससे अलग स्थिति। बरसाती घटा वो धीरे से आते, सुख उन्होंने कम मिलता है, लेकिन ये घटा जब बरसती है तो सब लोग આપણે છે સ્વાભાવિક આપણા ઉપરથી કોઈ વસ્તુ આમ જવા ઈચ્છે તો આપણે ઝુકવાનો પ્રયત્ન કરશું, इसलिए व्यक्ति छोटा हो जाए। एक अलग स्थिति आ। इस बार आती हुई घटा का हर संकेत मेरे सामने था और मैं उसके बराबर का होकर अपनी खिड़की में खड़ा उसे बुला रहा था कि आ आ आ आ। यहाँ एक वो बरसाती हुई घटा उसके सामने आ रही थी
उस पर वो बार बार उसे बुला रहे हैं। खिड़की की अंदर से वह खड़ा होकर उस बादल को वह बुला रहे थे, आ आ आ, मैं तुझसे कमजोर नहीं। लेखक ने कहा तुम मुझ पर आके बरस, मैं तुमसे कमजोर नहीं। हवा तेज थी मगर घटा तेजी से नहीं बचे। हालांकि तूफान बहुत उठा हुआ था, बार बार जोर की गरज होती थी, जिससे धरती और आकाश की शिलाएं कांप जाती थी। हवा तेज थी, लेकिन આપણે ખબર છે વરસાદ વરસે એની સાથે પવન હોય છે, પવન ફૂંકાતો હોય। यहाँ ठीक वैसे मगर घटा तेजी से नहीं, बादल जो है वो तेज नहीं बरसता, तूफानी हवा भी थी, गरजता हुआ बादल बार बार गरजता हुआ वो धरती जो है उसकी रेखाएं जो है वो ध्रुजने कम ध्रुज है, जिसे बार बार सामने के चित्रपट पर बिजली कौंधती थी और प्रकाश का वह भयानक विस्फोट हर चीज को नंगा कर जाता। बार बार सामने चित्र जो है उस चित्र पर बिजली की जो चमक है वो बार बार विस्फोट, बिजली ना आप बधाने खबर है, आप क्लास ની અંદર ભણતા હોય, વીજળી થાય ને મેઘની ગર્જના થાય, કાનમાં આંગળી નાખે, આવો અહેસાસ આવો અનુભવ આપણે બધાને થાય છે કે ભયાનક વિસ્ફોટ किसी भी चीज को नंगा कर जाता। આપણે અંધકારની અંદર વીજળી થાય રાત્રિના સમયે ચારે બાજુ આપણે બધું દેખાય, ખબર હોય અંધકાર હોય તો, કારણ કે એટલો પ્રકાશ ખુલ્લું वस्तुओं चोखे आपको देखा। मैं खुश था कि थोड़ी देर में ये बूंदे मेरे ऊपर बरसेगी, बिजलियों का यह कहर मेरे ऊपर टूटेगा। मैं बाहें फैलाकर सामने से उसे अपने ऊपर लेने के लिए तैयार। लेखक उसे देखकर खुश हो रहा है, उसे ऐसा हुआ कि ये बूंदे जो है वो मुझ पर गिरेगी, मुझ पर ये बादल बरसेंगे, ये बिजली का जो कहर है, ढेरा जो है वो मुझ पर टूटेगा। इसीलिए लेखक उसके सामने बाहें फैलाकर खड़े रहे, उसका सामना करने के तैयार। मगर अचानक हवा रुक गई, बढ़ता हुआ तूफान जहां का तहां ठिठक गया और दूर ही पर कटे पक्षी की तरह दम तोड़ दिया। मगर हवा रुक गई, हवा रुक जाने के बाद जो बढ़ता हुआ जो तूफान था छिन्न भिन्न हो गया, बिखर गया। जिस प्रकार से कटा हुआ पक्षी जो होता है उसकी पांखें जो है वो छिन्न भिन्न हो जाते हैं, ठीक वैसे ही यहाँ पर बरसाती हुई घटा वह छिन्न भिन्न, जिस प्रकार से पक्षी दम तोड़ देता है मृत्यु, ठीक वैसे ही यहाँ प्राकृतिक दृश्य अपना दम तोड़। बिजली की सांस रुकने लगी और मेरी भी, क्योंकि हवा के रुक जाने से मुझे भी बहुत ऊंचे आसमान से नीचे आना पड़ा था। तूफान का जोर उतर गया और उसके साथ ही मेरा, मैं उसके बराबर का कभी नहीं हो सका। लेखक यहाँ बता दें कि बिजली जो है वो चमकती थी, वो भी रुक गई, हवा का जो तूफान था वो भी रुक गया, आसमान में जो आ रहे थे बादल नीचे उसे शायद ऐसा लग रहा था वो नीचे आ रहा है, लेकिन उसका झोंक जुस्सा जिसे हम कहते हैं, तूफान का जोम है वो भी उतर। साथ लेखक का जो उत्साह जो था वह उत्साह भी ठंडा हो, चाहे जैसे बादल उसके पास आ रहे उसके बराबर का लेखक नहीं हो सकता। वे ऐसे क्षण थे जो जीवन में दो एक बार ही आते हैं। गुलबर्ग में रहते हुए ऐसे क्षण हर किसी के जीवन में किसी न किसी रूप में अवश्य आते हो। मोहन राकेश ने गुलबर्ग का जो दृश्य जो उन्होंने देखा हुआ था, दो एक बार ही
जीवन में ऐसा प्राकृतिक दृश्य का जो लाहवा आनंद आह्लाद जो होता है एक दो बार ही मिलता, बार बार नहीं मिलता। गुलमर्ग में रहते हुए हर ऐसे क्षण हर किसी की, आप जब भी गुलमर्ग में जाएंगे तो ऐसा क्षण आपके जीवन में भी कोई ना कोई रूप में अवश्य ही आएगा। तभी तो मुद्दत तक वहां रह चुकने पर भी कोई आकर्षण व्यक्ति को फिर खींचकर वहां ले जाता है। मुद्दत वहां रुकने की हमें कोई मुद्दत होती, आप शायद 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 1 महीने के बाद जाओ, लेकिन कोई ना कोई आकर्षण व्यक्ति आप यहाँ का दृश्य जो है, दूसरे दिन किसी ने इस प्रकार से दूसरा दृश्य देखा, आपके सामने बात बताई, आप वहां चले गए, इसीलिए ये आकर्षण हुआ। तो यही गुलमर्ग का जो आकर्षण का जो दृश्य है उसे खींचकर वहां ले जाता, वरना वहां है क्या, एक खुला सपाट मैदान जहां ज्यादा गोल्फ खेली जा सकती है। व्यक्ति क्यों बार बार वहां जाना चाहता है, क्या गोल्फ खेलने के लिए ही? वहां का जो आकर्षण है गुलमर्ग में, तो आप गुलमर्ग में ऐसा कौन सा स्थान है, ऐसा यहाँ लेकर बता दे कि खुला सपाट मैदान। इस खुले सपाट मैदान में आप क्या कर सकते हैं, गोल्फ खबर હોય તો રમત આવે ટીવી ની અંદર ને તમે લોકો જોતા હશો, ખુલ્લું મેદાન હોય ગોલ્ફ અને ઓકે કે શું કહેવાય મને ખબર નથી, સ્ટેજ ને રમવા માટે તમે બોલ ને રાખેલો હોય, અહીંથી તમે બોલ ને મારો અને એ બોલ સામેની એની જગ્યા જે આવડા નાના અમથા ખાલા રાખેલા ખાચા, એ ખાચાની અંદર બોલ જાઓ, એ પછી રડીને જાય કે ડાયરેક્ટલી એના ઉપર જાય, એ રીતના એક ગોલ્ફ ખેલવાની રમત ठीक वैसे गोल्फ खेली जा सकती है। ये मैदान जो है उस मैदान में गोल्फ खेली जा सकती है। व्यक्ति बार बार फिर भी वहां क्यों जाना चाहता है, ऐसा कौन सा है, वहां गोल्फ खेलने के लिए जा रहे हैं या फिर इस प्रकृति का दृश्य गुलमर्ग कश्मीर का एक प्राकृतिक स्थान है उसके लिए आप जा रहे हैं। इसीलिए लेखक ने यहाँ क्या गोल्फ खेलने के लिए, इन दोनों में से किसके लिए जाना। तो यहाँ हमारे सामने जो लेखक ने एक और गुलमर्ग की खिड़की से एक रात एक गद्य जो हमारे सामने यहाँ रखा था, उस गद्य को हम समाप्त करते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, આજે આપણે આ પાઠ પૂરો કરીએ છીએ। આ પાઠની સમજૂતી આખી તમારી પાસે તમને સમજાઈ ગયો છે। હવે હોમવર્ક બીજો આપણું કંઈ નથી, આપણે હોમવર્ક આપીએ છીએ, તમારે પ્રશ્ન જે લખવાના આવે છે એ જ પ્રમાણે બાકી બુકની અંદર તમારા પ્રશ્ન લખતા રહો। બીજી વાત એ કે આ પાઠ ચાલી ગયો છે, આ પાઠને એકવાર રિક્વેસ્ટ ઘરે જઈ અને તમે લોકો ફરી પાછો એક વખત આ પાઠને વાંચજો, કારણ કે આ પાઠ એક પ્રકૃતિનું દૃશ્ય છે। પ્રકૃતિના સ્થાન કોઈ કથા નથી હોતી, એટલે સમજવામાં થોડી તકલીફ પડે, દિક્કત પડે, એટલે ખાસ તમે લોકો આ પાઠનું વાંચન કરજો આ હોમવર્કના સ્વરૂપે। આના પછીનો જે પાઠ છે ફરી પાછા આપણે લેક્ચરની અંદર મળશું અને આના જે ટિપ્પણ છે એ ટિપ્પણ તમે પાઠ્ય બુકની અંદર લખવાના છે અને પછી આપણા પ્રશ્નો લખવાના છે। જય હિન્દ, અસ્તુ।